अर्थात विभिन्न द्वीपों से व्यापारियों के आने का जहाँ पे स्थान हो, यानी जहाँ पे जल मार्ग से लोग पहुँच सकें और विभिन्न प्रकार के व्यापारों का क्रम कर सकें, उपक्रम कर सकें, उस स्थान को, उस नगर को हम पत्तन कहते हैं। तो वहाँ पर अवश्य नदी अथवा समुद्र का तट होगा, ऐसा समझ लेना है। फिर कहते हैं स्थानीय, तो नद्याद्रि पार्श्वयुक्तम रिपुभवनयुतम। चले आगे बढ़ते हैं। द्रोणमुख हो गया। इसके बाद प्राचीन काल में नगर के चारों तरफ नहीं ऊपर चलें, अच्छा रोक दें। प्राकार कहते हैं चार दीवारी को। तो नगर के चारों तरफ चार दीवारी का विधान किया गया था। आज तो वह संभव भी नहीं है और आवश्यकता भी नहीं है। कारण यह है कि उस समय आपके राष्ट्र में नाना राज्य थे और सभी राज्यों को अपने दुर्ग का, राजा को अपने नगर का रक्षण करने के लिए एक सीमित क्षेत्र को चारों तरफ से आवृत्त कर लेना था। इसलिए उस समय नगर के चारों तरफ चार दीवारी और परिखा अर्थात खाई इत्यादि का विधान किया गया था। वह नगर की सुरक्षा के लिए था। आज ऐसा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका राष्ट्र इतना विशाल है कि किस किस नगर के चारों तरफ आप चार दीवारी बनाएंगे और क्या करेंगे, इसलिए उसकी आवश्यकता नहीं है। बहुत सी चीज़ें आपको उस समय और आज वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में उसकी आवश्यकता है या नहीं है, उस रूप में चलना होगा। जैसे उस समय जो मार्गों का विचार था, तो उस काल में मार्ग जो सबसे चौड़े मार्ग बताए गए वह रथ चलने लायक मार्ग हो, ऐसा आचार्यों ने कहा है कि उस पर रथ का आवागमन हो सके। और उस रथ वाले आवागमन वाले मार्ग के किनारों पर बसने के लिए उन लोगों ने रजक जुलाहों को और भारी उद्योग करने वाले लोगों को स्थान देने का निर्देश दिया। कारण क्या है, माल की ढुलाई करनी है, तो बड़ी गाड़ियाँ, यानी उस समय बैलगाड़ी थी या जो भी था, रथ था, वह आ जा सके। आज उससे आपके यहाँ 6 लेन 4 लेन 2 लेन की सड़कें हर जगह उपलब्ध हैं। तो उस प्रकार से आपको उसका नियोजन करना है। जरा आगे दिखाएं, एक और। हाँ, इस चित्र को आप देखें, यह मोहनजोदड़ो का चित्र है और इसमें देखें नगर जो है, इसमें आपको मार्ग भी 90 डिग्री के कोण पर, एक समकोण पर काटते हुए मुख्य मार्ग जिसको राजमार्ग करते हैं, एक पूरब से पश्चिम और एक उत्तर से दक्षिण स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा होगा। नगर के चारों तरफ यदि जूम कर सकें, विनोद जी अगर जूम कर सकें, नहीं हुआ, ठीक है, अच्छा। तो इसके चारों तरफ आप देख सकते हैं कि चार दीवारी बनी हुई है। साथ में आपको कोने में थोड़ा सा दिख रहा होगा परिखा, खाई बनी हुई है, उसमें जल भरा हुआ है। यह मोहनजोदड़ो के काल में उस समय हमारे वहाँ के नगर वसित का, और यह एक भाग आप देख रहे हैं नागरिक हैं और इधर राज वो है दुर्ग। अगला दिखाएं, ये भी देख सकते हैं आप, ये देखें, यह कुएं और उस प्रकार से किस प्रकार चारों तरफ चार दीवारी इत्यादि का उस समय वो किया गया है। तो अब ज़्यादा इसको न करते हुए मैं अब आचार्य श्री का वक्तव्य भी सुनना है, और चूँकि मैं आकस्मिक व्याख्यान भी कर रहा हूँ, मुझे कल व्याख्यान करना था अपना, तो मैं आकस्मिक रूप से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हो गया। तो यहाँ जो भी कुछ अच्छा हो वह गुरुजनों का है और शास्त्र का है। जो कुछ त्रुटियां हैं वह स्वयं मेरी हैं, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं और आप सभी लोगों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। मिल जाएगा, पूरा मिल जाएगा आपको। इसके बाद नगर, क्रोश इत्यादि पूरे का मान दे देंगे। ठीक है, अत्यंत धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर निर्भय पांडे जी ने प्रमाण सहित और सुंदर संदर्भों के साथ अपना गौरवपूर्ण शोध पत्र प्रस्तुत किया है। आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। इस अवसर पर सत्र के
जो मुख्य वक्ता हैं, हमारे आज के सत्र के अध्यक्ष हैं, आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर कृष्ण कुमार पांडे जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आपके अध्यक्षीय के साथ हमारा यह सत्र पूर्णता को प्राप्त करे। आदरणीय डॉक्टर पांडे जी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। उत्पादकं यत् प्रवदन्ति बुद्धे रधिष्ठितं सत्पुरुषेण सांख्या व्यक्तस्य कृष्णस्य तदेकबीजम् अव्यक्तमीशं गणितं च वन्दे। आज वास्तुशास्त्रीय नगर नियोजन एवं राजा भोज इस विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी में हमारे सम्मुख विराजमान महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति, हमारे अनन्य मित्र आचार्य विजय कुमार सी जी। वास्तव में मैं जब से इनसे परिचय में तब मैं इनसे कहता था VCG, विजय कुमार सी जी लिखता है। आजकल शर्ट में कहने का अधिक प्रचलन है, तो VCG। मैंने कहा आप तो जन्म से ही VC हैं जी, हमारा संबोधन है। और मंच आदरणीय मंच पर विराजमान डॉक्टर निर्भय पांडे जी, श्री बंदोपाध्याय जी, पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय के वरिष्ठ आचार्य तुलसीदास बरुआ जी, काशी से पधारे हमारे मित्र डॉक्टर विनय कुमार पांडे जी, और बहुत सहज और सरलता से इस कार्यक्रम का संचालन करते हुए और लोगों को जोड़ने की कला में दक्ष ऐसे उपेंद्र भार्गव जी, विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के विभाग प्रमुख डॉक्टर शुभम शर्मा जी, आप सभी का मैं हृदय से रामटेक नगरी से अभिवादन करता हूँ। मेघ वहाँ से चलकर उज्जैनी में आया। हमारा एक नाता है उज्जैनी से, रामटेक का। उस नाते से हम एक परिवार के सदस्य हैं। आज एक प्रसंग है महाराजा भोज के सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ पर मंथन करने का। आज मुझे जिस छात्र ने आगमन में सहायता की, जैसे ही मैं कुछ देर पहले पूछा उससे क्या मैं उज्जैनी में प्रवेश कर रहा हूँ, उसने कहा गुरुजी हम लोग उज्जैनी में प्रवेश कर चुके हैं। मैंने बाहर देखा तो एक दृश्य दिखा, समुद्र मंथन का दृश्य वहाँ बना हुआ था। शायद आप जानते हो कौन सा चौराहा है, मुझे उसका नाम नहीं मालूम। हाँ, क्या नाम है? नाना खेड़ा। तो मुझे वहीं से संकेत मिल गया कि यह त्रिदिवसीय समुद्र मंथन सम्रांगण सूत्रधार पर होने वाला है और इसमें अनेकों रत्नों की उपपत्ति होगी। वास्तव में जो विषय मुझे दिया गया था भवन निवेश, उस पर मैं कम बोलूँगा, लेकिन जो विषय आपके सम्मुख आज के सत्र के एक विशेष अध्यक्षत्व के कारण मुझे आपको एक कार्य में सन्नद्ध करने की जिम्मेदारी मिली है, मैं उस ओर आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। क्योंकि आज की प्रासंगिकता है कि सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ को हम किस दृष्टि से देखें। वास्तविकता है कि हमें कोई भी कार्य करने के लिए पहले दृष्टि निर्धारित करनी होती है। हमने आज के इस सत्र में नगर नियोजन, वसति विन्यास, बाणभट्ट के संदर्भ में नगर की शुभाशुभ भूचयन पद्धति इत्यादि
और निर्भय पांडे जी के नगर के जो परिमाप दे रखा है सम्रांगण सूत्रधार में, उसका मूल उल्लेख सुना हमने। हिम्मतलाल शर्मा जी ने जल प्रबंधन पर भी अपनी एक दृष्टि रखी। मैं पीपीटी इसलिए बना के लाया हूँ कि इसमें पतंग चाहे जितनी उड़े अपने मूल से जुड़ी रहे, तो इसमें कुछ मूल बातें हैं, परंतु हमारे लिए आकाश बहुत बृहदाकार है। हमें उसमें अपनी कल्पनाओं को और अपने चिंतन को आचार्य के निर्देशित मार्ग में सन्नद्ध करना है। मैं जरूर इस बात को कहूँगा कि आज योग आसन तक सीमित हो गया, वास्तु गृह तक सीमित हो गया, ज्योतिष मात्र कुंडली तक सीमित हो गई, ऐसा प्रचार प्रसार समाज में देखा जा रहा है। परंतु हमें इस त्रिदिवसीय मंथन से इससे बाहर निकलना होगा और वास्तु के इस विराट स्वरूप को, क्योंकि एक प्रस्तुतकर्ता ने भी कहा कि वास्तु के डिमांड आजकल बहुत है। जितने घर बन रहे हैं, बिल्डर से क्रेता पूछता है आपका घर वास्तु सम्मत है क्या, और वह किसी वास्तुशास्त्री को लेकर आता है और कहता है हमारा वास्तु से प्रमाणित किया हुआ यह बिल्डिंग है। अर्थात वह केवल मार्केट का, व्यापार का विषय हो गया, परंतु उसमें क्वालिटी कितनी है, गुणवत्ता कितनी है, उसको नियंत्रित करने का कार्य हमारे सम्मुख बैठे हुए आचार्यों और इन शोध छात्रों के कंधों पर है। मैं मानता हूँ कि यह आसान नहीं है। क्योंकि यह जिस तरह से अभी हमारे विश्वविद्यालय में मैंने एक छात्र को स्मार्ट सिटी और प्राचीन नगर निर्माण इस पर शोध कार्य दिया था, और काफ़ी कुछ कार्य एक नई दिशा में, एक नए दृष्टिकोण से कि आधुनिक स्मार्ट सिटी में क्या क्या परिवर्तन किए जा सकते हैं जो आचार्य भोजने या अमयमतम में या अन्य वास्तु के ग्रंथों में दिए हुए हैं, क्योंकि उनको पढ़ लेना मात्र ही हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। यह प्रयोग शास्त्र है, क्योंकि यह ज्योतिष के त्रिस्कंध में संहिता स्कंध का विषय है, तो ज्योतिष को प्रत्यक्ष शास्त्र कहते हैं और यह नित्य प्रयोग धर्मी है और इसमें प्रयोग करना ही मुख्य है। उद्धरणों पर चर्चा कर लेने मात्र से हमारी उपलब्धि, क्योंकि बहुत काल तक यह शास्त्र हमारे अध्ययन अध्यापन के प्रचलन से एक स्थगित सा रहा, परंतु एक स्वर्णिम काल चल रहा है जहां हम इसके प्रायोगिक पक्ष को अपने शोध छात्रों के माध्यम से और उसके फाइंडिंग्स को हम तत्त संबंधित राज्य के राज्याधिकार तक हम पहुंचा सकते हैं। ऐसा एक विज्ञापन आता है, किसी ने कहा घर बार बार नहीं बनता। आजकल कभी टीवी पर आप एक विज्ञापन देखते होंगे, बेटा पूछता है कौन सा सीमेंट लगा, तो पिता पूछता है ऐसा क्यों पूछ रहे हो, तो कहता है कि आप ही तो कहते हैं घर जीवन में बार बार नहीं बनता। तो यहाँ घर बनने का अभिप्राय जीवन का जो घरौदा है, जीवन के जो जीवन शैली है वो बार बार नहीं बनाई जाती। इसलिए इसको बहुत ठोक बजा के काफ़ी चिंतन करने के बाद घर एक संकेत है। क्योंकि घर बनेगा तो ग्राम बनेगा, ग्राम बनेगा तो नगर बनेगा, नगर से प्रदेश होगा। ये एक कड़ी है, तो इस कड़ी में हमारी जिम्मेदारी गृह को भी मूल केंद्र में है। आज की मुख्य दृष्टिकोण है कि एक नई धारा अभी चल रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। उसके संदर्भ में वास्तुशास्त्र के अंतरशाखीय, क्योंकि सम्रांगण सूत्रधार को हम देखते हैं तो वह केवल गृह की ही बातें नहीं करता है। आगे अब जब प्रतिमा लक्षण इत्यादि में जाएंगे तो आगे जाके वह कहीं कहीं पुरुष छाया अधिकार, पुरुष लक्षणाधिकार में भी जाते हैं। अब उसका वास्तु से किस प्रकार संबंध जोड़ा जाए और उसकी उत्कृष्ट जो अभिलाषा है वो कैसे प्राप्त की जाए, इस बारे में आज का युग बहुत ही उपयुक्त है। कारण क्या है कि अभी ये कंप्यूटर युग है, संगणक युग। हमें डाटा को एकत्रित करना और उसका विश्लेषण करना
और उसके फाइंडिंग्स का ऑडिट करना। हम ज्योतिषी और वास्तुशास्त्री निर्णय तो दे देते हैं, परंतु उसका ऑडिट करने से हमेशा भागते हैं। मेरा मानना इससे भागना, इससे टकराना है और अपनी बात को एक समीक्षात्मक रूप में, प्रयोग करने के रूप में उसे स्थापित करना है। चूंकि यह एक वेद है, स्थापत्य वेद। वास्तव में यदि हम कभी समरांगण सूत्रधार को देखते हैं, अभी बाद में दिखा देंगे, उस पर थोड़ी बात करेंगे, थोड़ी अपने मन की चर्चा मैं करूं, क्योंकि कई लोगों को सुना तो पीपीटी उधर जाएगा तो ध्यान हमारा उधर चला जाएगा। ठीक है जी। तो यह स्थापत्य वेद का नाम हमने सुना, वास्तु उसी का विभाग है, ये भी हम स्थापत्य वेद का। लेकिन यदि हम समरांगण सूत्रधार को भी देखते हैं तो 80-85 अध्यायों का यह विषय वास्तव में एक बृहदाकार संग्रह ग्रंथ है। क्योंकि आचार्य वराह के बाद यदि कोई बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रतिपादित हुआ तो वह समरांगण सूत्रधार के रूप में, बृहद कलेवर के रूप में उपस्थित होता है। यह 10वीं-11वीं शताब्दी का, जिस प्रकार से सूर्य सिद्धांत मैदान और सूर्य का संवाद है, यहाँ विश्वकर्मा और जय का संवाद के रूप में हमारे आचार्यों के अपनी वार्ता कहने की एक सहज परंपरा है। वो हमेशा कथानक के रूप में कहते हैं, क्योंकि कथा हमें हमारी आत्मबोध में सरलता से प्रविष्ट हो जाती है और जीवन में बहुत सुगमता से रस बच जाती है। तो विश्वकर्मा और जय का यह संवाद, उसमें विभिन्न प्रकार के सभी पूर्वाचार्यों द्वारा कहे हुए ग्रंथों के जो सार हैं, कुछ तो आचार्य वराह ने कहा, उसके पूर्व के ग्रंथ अभी हमें उपलब्ध नहीं होते। मैं मानता हूँ कि सूलो सूत्रादि जो हमारे ग्रंथ हैं उपनिषद, उसमें वर्णन आते हैं, परंतु वास्तु के नाम से वास्तु विद्या जो बृहद संहिता का अध्याय है, वहाँ उसके बाद समरांगण सूत्रधार, मयमतम, अपराजित परीक्षा, जय परीक्षा, ऐसे अनेक ग्रंथ हैं। तो आज की इस तकनीकी युग में इन सारे ग्रंथों का पूर्णतः अध्ययन करना आवश्यक नहीं है। किसी को एक भाग ले करके उस भाग का सूक्ष्मतम अध्ययन करना और उसका प्रयोजन, एक उपयोग करना और प्रायोगिक रूप से उसे प्रदर्शित करना। क्योंकि आज जब तक आप प्रमाण नहीं देंगे, आप रोज रोज रटते रह जाएं, हमारे पूर्वाचार्यों ने ये कहा, हमारे अभी एक प्रत्यक्ष उदाहरण है, कुछ दिन पहले हमारे भारत पूरे विश्व में 2 ग्रहण लगे। दूरदर्शन में देख रहा था, 12 ज्योतिषियों को बिठा के वह आपस में टकरा रहा था। कोई ज्योतिषी कह रहा था इसका कोई प्रभाव नहीं, कोई ज्योतिषी कह रहा था इसका महान प्रभाव होगा। आचार्य कहते थे कि ऐसे एक पक्ष के अंदर 2-2 ग्रहण लगे तो पृथ्वी में कंपन होता है। अब प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, उसके तत्काल मासांतर में ही भारतवर्ष में कई जगह भूकंप आदि देखने को मिले। मैं कहता हूँ वैज्ञानिक कहते रह जाए कि इसका प्रभाव नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण है। मेरा एक छात्र है जिसको मैंने वर्षा पे, क्योंकि विदर्भ एक ऐसा प्रदेश है जिस प्रदेश में जल का बहुत अभाव है, मैंने उनको 5 वर्ष तो शोध किया, पिछले 3 वर्षों से वहाँ के जलवायु विज्ञान और उनके माध्यम से पहले हमारा प्रेडिक्शन जाता है, बाद में जलवायु विज्ञान का 1 सप्ताह के अंदर आता है। अभी 4 दिन पहले सम्मेलन हुआ तो उनके जलवायु विज्ञान के निदेशक आए, उन्होंने कहा जो बात आप लोग 1 महीने 3 महीने पहले कह देते हैं, हम 3 दिन पहले कहने का प्रयत्न करते हैं और आपसे मैच करते हैं। उस व्यक्ति ने डाटा के आधार पर, साक्षी के रूप में बोलता हूँ, पिछले 3 वर्षों में जो उसका मैच मिलान किया गया, उस परिणाम को उस उद्घोषक ने आकर के मंच पर कहा, उस यहाँ के निदेशक ने, कि 99.99 आपका जो प्रेडिक्शन है, शास्त्र का प्रेडिक्शन, उसका आधार चाहे जो भी आप लेते हो, लेकिन वह प्रामाणिक है। हमारा आधुनिक विज्ञान अभी वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। वास्तव में जब वो मेरे पास बैठते हैं और मुझसे कुछ कहते हैं कुछ पढ़ाइए, तो मुझे डर लगता है कि मैं इनको क्या पढ़ूं। अब जैसे ज्योतिष में आत्मा रवि शीत करस्तु चेतः कह के हम, और वात पित्त कफ कह के रोग का निर्धारण करें, लेकिन ऐसे चिकित्सक के सामने क्या बोलेंगे। लेकिन नहीं, आपको अपने प्रमाण पर भरोसा, श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए कि वह कुछ दिनों का नहीं है।
करोड़ों वर्षों का, हजारों वर्षों के शोध का परिणाम है। 20 की कड़ियां हमें जोड़नी है और वो दायित्व तो हम लोगों का है। ठीक है, अभी हम कुछ बातें करेंगे। हम अग्नि पुराण में वास्तव में सृष्टि से हमने इस बात को प्रारंभ किया। यदि भवन निवेश की बात करेंगे तो जब तक भुवन निवेश की चर्चा नहीं करेंगे तब तक भवन की चर्चा हम नहीं कर सकते। और भुवन के लिए समरांगण सूत्रधार में सृष्टि की वार्ता बताई है। वास्तव में अग्नि पुराण में इस पूरे भवन को ही प्रासादम वासुदेवस्य मूर्तिभूतम निबोधवे, अर्थात संपूर्ण प्रासाद को एक भगवान, नहीं फर्स्ट स्लाइड ही रहने दीजिए, भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप बताया। वास्तव में प्रासाद का अर्थ ही है जो प्रसन्नता, हर्ष प्रदान करे, ऐसी रचना जिसमें रहा जाए और वो हर्ष प्रदान करे, उसको साक्षात हरि का स्वरूप बताया है। क्योंकि भारतीय वास्तुशास्त्र का जो संदर्भ का एक दृष्टि है, वो उस दृष्टि से यदि इसका अध्ययन किया जाए, अगर हम नकारात्मक दृष्टि से इस शास्त्र को देखेंगे तो सारी कुछ नकारात्मक बातें दिखाई देने लगेंगी। भारतीयों की जो दृष्टि है वास्तुशास्त्र की, इस प्रकार की दृष्टि आधुनिक स्थापत्य शास्त्र में कहीं भी दिखाई नहीं देती है। उसका कारण है क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो मनुष्य मात्र के जो पुरुषार्थ चतुष्टय है, जीवन वृत्ति है, उसको प्राप्ति के लिए है। परंतु आधुनिक वास्तुशास्त्र का जो उद्देश्य है वह मूल्यवान, टिकाऊ, भले वह मूल्यवान गृह होगा, हमें स्वास्थ्य नहीं प्रदान करेगा तो हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। एक वास्तुशास्त्री आर्किटेक्चर ने कहा कि प्राचीन काल में इतने बड़े बड़े भवन बनाने की कला लोगों में नहीं थी। लोहे का प्रयोग करना, सीमेंट के कंक्रीट का प्रयोग करना नहीं था। मैंने कहा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैदानों ने भी मैमतम लिखा और लंका नगरी का सुवर्णमयी नगरी का उल्लेख आता है। आप किसी भवन की बात कहते हैं, वो तो सोने की लंका बनाने नगर की वार्ता कह रहा है। तो जो सुवर्ण जैसी महत्वपूर्ण धातु की चर्चा कर सकता है, वो लौह के नगरी को नहीं माना। इसका कारण क्या रहा होगा? यह हमारे शरीर को कितना सहायक और उस विरोधक हो रहा होगा। तो ऐसे जो 4 ही प्रकार बताए, उन प्रकारों की चर्चा हम करेंगे। तो ये सभी जानते हैं, आप सभी ने सुबह से सुना होगा, गृह जो है हमारे सारे धार्मिक कृत्यों करने के लिए, वर्षा जल और ग्रीष्म से बचने के लिए आवश्यक है। तो ये पंच महाभूत वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण थीम है। जो पंच महाभूत है, इस पंच महाभूत में आपको यदि दिखाई देगा तो हम 2-3 बातें कहेंगे। जैसे हम कहते हैं ना 4 पुरुषार्थ। आपने अलग अलग नगरियों का नाम सुना होगा। अभी भारतवर्ष में प्राचीन काल से कुछ धर्म नगरी है, कुछ अर्थ नगरी है, कुछ काम नगरी है, कुछ मोक्ष नगरी कहलाती है। अर्थात जिन जिन नगरों का निर्माण किया गया उनके उद्देश्य निर्धारित हैं। सभी नगर एक जैसे नहीं हैं। आज हम कहते हैं कि हमारी अर्थ नगरी मुंबई है, मध्य प्रदेश की उज्जैन है ये अर्थ नगरी, इंदौर है, इस तरह से हम नाम लेते हैं। परंतु भारतीय वास्तुशास्त्र में इनका अलग अलग विभिन्न प्रकार के दृष्टि से, चाहे वो तंत्र की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से, अनेक प्रकार के नगरों का निर्माण। अभी आचार्य ने खेत, खरवट इत्यादि कुछ लोगों ने उसका उल्लेख किया है, मैं उसका उल्लेख नहीं कहूँगा, लेकिन उसके पीछे का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को जानना, जो आचार्य कहते हैं क्लिप्त ही रेवम मंडप ही सब प्रमाण ही, नहीं रहने दीजिए उसे, सब प्रमाण ही लक्ष्मोपेत ही सद्विधाने न रिद्धि सिद्धि कारकस्यापि लोके क्षेमम च स्यात् भूमि भर्तु जयश्च। अर्थात हमें यदि मंडप भी बनाना है
तो उस मंडप के लिए वो लक्ष्मी पे, तो लक्ष्मी प्रदान करने वाली हो, सिर्फ श्री प्रदान करने वाली हो। श्री का अर्थ शरीर के स्वास्थ्य और सुख ऐश्वर्य इत्यादि सभी से संबद्ध है, रिद्धि सिद्धि देने वाली हो, और इन सब के उपरांत वह क्षेम कल्याण देने वाली हो। कल्याण में समग्रता आ जाती है, और ये सब मिलने के बाद, हमारे जाने के बाद, रहने के बाद भी जो हमारा यशस शरीर रहता है, ऐसे जय को प्रदान करने वाली हो, ऐसे विभिन्न प्रकार के मंडपों का उल्लेख आचार्यों ने किया है। अब जैसा मैंने सृष्टि के बारे में कहा, दो बातें और हैं कि सृष्टि शरीर को, जिस तरह से शरीर के अंदर आत्मा है, वैसे गृह के अंदर गृह स्वामी है, उसका कुटुंब है, फिर ग्राम में गृह है, और नगर में राजपुरुष है, और राज्य में राजा है, अर्थात ये केंद्र हैं। ये जो सौर का भ्रमण है, सौर परिवार है, उसमें दो केंद्र हैं, एक में हमारी पृथ्वी है और एक में सूर्य है। अब इन भ्रमण की दृष्टि से भी हम वास्तु को देखते हैं। इन वास्तु में जो भवन निवेश या भुवन निवेश की चर्चा मैं कर रहा हूं कि पहले भुवन को जानना, उसके बाद भवन के रहस्य को आप समझ सकते हैं। हम सीधे भवन पे जाए तो भुवन के लिए आचार्य भोजने सम्रांगण सूत्रधार में विभिन्न प्रकार के सृष्टि, पंच महाभूतों की सृष्टि, इसको जानने के लिए जैसा मैंने कहा यह ज्योतिष का अंग है, तो आपको आकर्षण का सिद्धांत, जल की शीतलता का सिद्धांत, ये सभी भूजल अन्वेषण, ये भी एक बहुत दकारगल का विषय, ये बहुत बड़ा विषय है, और ये प्रयोग चल रहे हैं, और बहुत से लोग बहुत ही शांत प्रकृति से होकर इसमें कार्य कर रहे हैं। और इतिहास को जानना है, वर्तमान में करना है, और भविष्य के लिए निर्देशित करना है। ये हम नहीं कर, हमारा उपनिषद भी कहता है अनुपश्यम यथा पूर्वम प्रतिपश्यम तथा परे, अर्थात हमें इतिहास को देखना है, हमारे आचार्यों ने क्या किया, क्या परिणाम प्राप्त हुआ, उसको आज के संदर्भ में प्रयोग करना है, और भविष्य के लिए उसे सुरक्षित करना है। तो ये जो विभिन्न प्रकार के सृष्टि के, चाहे वो गर्भावस्था रही हो, जिसको हम भगवान श्रीहरि के शेषनाग पर शयन से देखते हैं, वास्तविक उपाख्यान है, वह एक गणितीय चित्र है, वह एक सृष्टि का महान चित्र है। हमारे आचार्यों ने संपूर्ण विषयों को एक बृहद परब्रह्म परमेश्वर के रूप में देखा है, और वैसी महान से सात्विक, राजसी और तामसी मन, इंद्रिय और तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। उन तन्मात्राओं और मन इंद्रिय से युक्त जो पुरुष है, उसको भवन में कैसे निवास करना है, इसके लिए इन पंच महाभूतों में, पंच महाभूतों के लिए आचार्य कहते हैं कि भू से शतगुणा अधिक। वास्तव में श्लोक मैं नहीं पढ़ूंगा, श्लोक इसलिए मैंने पहले ही कहा, पीपीटी में श्लोक इसलिए रखा है कि वह मूल से बांध कर रखे, हम कटी पतंग की तरह उड़ते न रह जाएं, इसलिए वो प्रमाण रहना चाहिए। तो वह मूल तत्व है भू, भू से शताधिक गुणित जल तत्व, और जल से शताधिक गुणित अग्नि तत्व, अग्नि से शताधिक गुणित वायु, और वायु से आवृत शताधिक आकाश तत्व। वास्तव में इसी प्रवृत्ति को यदि शरीर में अन्वेषित करें तो शरीर भी, विज्ञान भी कहता है आपके शरीर में जल तत्व अधिक है, उससे ज़्यादा वायु तत्व है, अग्नि तत्व है। इनका क्रम लगभग जो सृष्टि का क्रम ब्रह्मांड के लिए, सृष्टि पृथ्वी के लिए है, ठीक उसी का एक छोटा पिंड हमारा शरीर है। चाहे उसे ज्योतिष अलग दृष्टि से कहता है कि आत्मा रवि शीतकरस्तु चेतः, वो तो संपूर्ण ब्रह्मांड को ही शरीर में देखता है, और संपूर्ण नक्षत्र चक्रों को भी कालपुरुष के रूप में शरीर में देखता है। एक विचित्रता है, हम क्या कहते हैं कि अभी हम विचार कर रहे हैं अंतरिक्ष तक। ये अंतरिक्ष क्या है? जिसके अंतः रिक्षाणी संति, नक्षत्र हैं, बस वहीं तक हम चर्चा करेंगे, क्योंकि वहीं तक, उसके बाद जो हमारे 14 लोक हैं, 7 पाताल लोक के और 7 ऊर्ध्व भूभुव स्वः, उनके अंतरिक्ष में हमारा जो विचार है, यह वास्तुशास्त्र का या ज्योतिष का, वह मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए केवल अंतरिक्षाश्रय तक है, अर्थात जहाँ तक नक्षत्र आदि हैं। नक्षत्र और पृथ्वी के बीच में सारे ग्रह, सारे ताराएं आ जाती हैं, उनका भी विचार वास्तु के संदर्भ में किया गया। तो ऐसे पुनः बहुत, इसके बाद उनकी भौतिक सृष्टि है। अब भौतिक सृष्टि में देखिए, सूर्य सिद्धांत भी कहता है
उनके कालमान अध्याय भूगोल अध्याय में सृष्टि के बारे में आता है। ठीक वही चर्चा सम्रांगण सूत्रधार में वास्तु में भी कहते हैं कि मनसाहा, मन से वो सुर असुर गंधर्व यक्षादि का निर्माण हुआ जो अलग अलग लोकों में रहते हैं। चाक्षुषी से हम सूर्य चंद्र को नेत्र कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि हम सूर्य चंद्र की चर्चा इस वास्तु के संबंध में क्यों कर रहे हैं। वास्तव में यही दोनों हमारे प्रकाश पिंड हैं जो हमारे काल को निर्धारित करते हैं, और जब तक काल का निर्धारण नहीं होगा तब तक वास्तु का जो बृहद और वास्तु स्वरूप है वह सभी एक साथ अपने सन्मुख उत्पन्न नहीं हो पाएंगे। ऐसे पुनः गात्र सृष्टि में जो मैंने कहा 14 लोक, अंतरिक्ष, नेक्स्ट करिए, इंद्रियों में हम भुवन सृष्टि में उन्होंने जो इंद्रिय से तारा ग्रहों की, पंच तारा ग्रह जिसको ज्योतिषी कहते हैं, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, इन पंच ताराओं की उत्पत्ति हुई और यह संपूर्ण सौर परिवार का निर्माण हो गया। अब सौर परिवार के निर्माण होने से अन्य बातें और भी है जो यहाँ उल्लेख हमने नहीं किया, जैसे केश से मेघ का, इच्छा शक्ति से वायु का निर्माण, समुद्र पर्वत नदी इत्यादि का किस प्रकार से परब्रह्म परमेश्वर के विराट स्वरूप में निर्माण हुआ। उस निर्माण का अर्थ उन तत्वों का संबंध है। इनको केवल हाथ पैर वाला एक मुकुटधारी कोई देवता नहीं समझना है, यह ऊर्जा के स्रोत हैं जिसको आज हम कॉस्मिक एनर्जी के रूप में जानते हैं। तो हमारे आचार्यों ने इनके अलग अलग नाम और नाम का व्याकरण की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से, तंत्र की दृष्टि से अपना सार्थक अर्थ है। तो फिर भूत सृष्टि हुई। भूत सृष्टि में जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वेदज, ये 4 प्रकार के सृष्टि है। उसमें से जो प्रथम है जरायुज, जिसमें मनुष्य और पशु है, इसके लिए हम इस भूभाग पर सप्तद्वीपों के आवृत, तो जम्बू इत्यादि जो सप्तद्वीप है, सप्त सागर है, हेमकूट आदि सप्त पर्वत हैं, इनसे विभिन्न प्रकार के आचार्य ने 3 प्रकार की स्थितियां बताई है, जांगल, अनूप और साधारण। आप सभी जानते हैं, मैं उसका उल्लेख, क्योंकि बहुत सी बातें हो सकता है पूर्व के सत्र में हुई हो वो पुनः आवृत्त हो रही हो, लेकिन उसको इस दृष्टि से ले लीजिए कि वह मक्खन का मंथन हो रहा है, उसमें से घृत तो कुछ नया निकलेगा। तो ऐसे 3 साधारण, अनूप और जांगल, ऐसे 3 प्रशस्त हुए। उसके बाद उन्हीं के लक्षणों के आधार पर फिर प्रशस्त भूमि, कैसी भूमि पर वास किया जाए। बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इन भूमियों को कैसे जानें। आज की दृष्टि से अगर कोई भवन बनता है तो हम यंत्रों के माध्यम से उसकी दृढ़ता और उत्कृष्टता मापते हैं। यंत्र को रहना है घर में क्या? यंत्र को नहीं रहना है। रहना किसे है? हमें रहना है। तो हमारे आचार्यों ने हमारे इस जो परीक्षण की शक्ति है उस यंत्र को हमारे शरीर में ही दिया। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं, जैसे आप लोगों ने आगे देखा होगा कि किसी ने कहा अलग अलग रंग की भूमि, अलग अलग स्वाद की भूमि, अलग अलग गंध की भूमि। ये क्या है? हमारी पंच ज्ञानेंद्रियां ही हमारी 5 यंत्र हैं। चूंकि रहना गृह में हमें है तो हम अपने नेत्र की दृष्टि से उनके रंगों को देखेंगे, घ्राण की दृष्टि से उनके गंध को, जीवा रसनेन्द्रिय से उनके रस को, कर्णेंद्रिय से वहाँ के ध्वनि को, इस प्रकार से हम, और त्वचा के स्पर्श से उस भूमि के स्पर्श को हम जानेंगे। नेक्स्ट, ये हो गया जंगल भूमि, जल प्रशस्त भूमि भी, ये सारी विषय आप सभी जानते हैं। हाँ, ये जो भूवर्णादि मैंने कहा, यही हमने कहा कि नेत्र है। देखिए मान लीजिए श्वेत वर्ण की भूमि है, अभी किसी ने कहा ब्राह्मण आदि क्षत्रिय, ठीक है, इसको आप जैसे अर्थ लेते हैं, लेकिन यह कर्म विशेष, क्रिया विशेष, पूरे सृष्टि के सारे कार्यों को 4 ही भागों में विभाजित किया जा सकता है। चाहे वो सात्विक ब्राह्मण आदि कर्म हो, चाहे वो बलपूर्वक क्षत्रिय आदि कर्म हो, या विनिमय व्यवसाय के कर्म हो, वैश्य कर्म, अथवा समग्र सेवक का कर्म हो। इन 4 कर्मों के लिए हमारी जो 5 इंद्रियां हैं वही 5 यंत्र हैं, और हमारे आचार्यों ने उन्हीं 5 यंत्रों से भूमि का परीक्षण किया। कैसे किया? नेत्र से भूवर्ण, रसना से भूस्वाद, त्वचा से भूस्पर्श। एक व्यक्ति ने कहा, एक जगह लिखा है शास्त्र में कि जो भूमि ठंड के दिनों में गर्म हो, गर्मी के दिनों में ठंडा हो, वर्षा काल में शीतोष्ण होती हो, तो इसका कैसे अनुमान लगाएं?
कहा इसके लिए कौन सा यंत्र लगाएं कि गर्मी के दिनों में नागपुर में तो पृथ्वी बहुत गर्म हो जाती है, तो कैसे अनुमान लगाएं। मैंने उनको एक उपाय बताया कि आचार्य को पढ़ते पढ़ते मेरे दृष्टि में आया कि यदि पृथ्वी का और वातावरण का टेम्परेचर लेना है तो त्वचा में जो टेम्परेचर लेने का हमारे पास यंत्र है वो हथेली है। एक हथेली को हम जमीन पर रखेंगे, दूसरी हथेली को वातावरण में रखेंगे, आपको दोनों का अंतर पता चल जाएगा कि वह गर्मी में कितनी शीतल है। तुलनात्मक देखना है, वास्तव में गर्मी में वो भूमि शीतल नहीं हो जाएगी, लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से वह वातावरण से वो ठंडी प्रतीत होती हो, वह भूमि वास योग्य है। ठंड के दिनों में वातावरण की अपेक्षा वह गर्म प्रतीत होती हो, वो वास योग्य भूमि। ऐसे त्वचा से हम भूस्पर्श का विषय लेंगे, नासिका से घ्राण, अलग अलग घृत गंधादि का गंध इत्यादि। और ये वास्तव में पढ़ने का विषय नहीं है। मैं प्रतिवर्ष अपने करीब 30-40 विद्यार्थियों को लेकर सबको मिट्टी खिलाता हूँ, मिट्टी सुंघाता हूँ। अर्थात जो ये लक्षण है ना, उसको बार बार 4-5 वर्ष करने के बाद मुझे पता चला कि इसका रस क्या है, इसका गंध क्या है। पुस्तक में पढ़ने से नहीं पता चलेगा। कौन सा वर्ण क्या है, वास्तव में श्वेत कह दिया तो श्वेत ही नहीं दिखती है, उसके अलग अलग शेड हैं वर्ण। अभी एक हमारा कार्य चल रहा है, आदरणीय कुलपति महोदय को पता है, हमारा एक कॉलेज है सिस्वा कॉलेज, जो फाइन आर्ट्स का मध्य भारत का सबसे प्रसिद्ध विद्यालय है। उनके साथ हमारा एक टाइप चल रहा है, रंगों पर हमारा कार्य चल रहा है। यह भूवर्ण और व्यक्ति के घर में रंगों की सज्जा, उसका किस प्रकार से वर्णन किया, कितने शेड्स हम इसमें ला सकते हैं, तो आचार्य के इस 4 वर्णों को हम कितना विस्तारित कर सकते हैं जो आज के लिए उपयोगी होगा। इस तरह के कार्य करने की आवश्यकता है। और यदि कुछ नहीं है तो आचार्य कहता है यदि शुद्ध अंतःकरण से सज्जन व्यक्ति उस भूभाग पर बैठ जाए, अब पता नहीं चलता है सज्जन व्यक्ति ढूंढे कहाँ। मुझे तो कई बार अच्छा लगता है कि हम भी सज्जन है कि नहीं, ये पहले निर्धारित करना मुश्किल हो जाता है, दूसरे को सज्जन कैसे कहें। तो कहा अगर ये नहीं मिलता है तो दूसरा उपाय शास्त्रकार देते हैं, गोवंश, गाय के वंश को वहां रखना। अगर वो निर्भयता पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक वहां वास करती है तो वह भूमि उपयुक्त भूमि मानी जाती है। अथवा एक तीसरा उदाहरण मेरे पास है कि हम बालकों को देवतुल्य मानते हैं, तो कम से कम सज्जन व्यक्ति नहीं मिल सकता तो सज्जन बच्चे तो मिल सकते हैं। जिस घरों में बच्चे स्वतः आनंद पूर्वक क्रीड़ा करते हो, प्रसन्नता पूर्वक आते जाते हो, समझ जाइए उस घर में कोई दोष नहीं है। बहुत से वास्तुशास्त्री डराने का, धमकाने का और व्यापार चलाने का कार्य करते हैं, आपका द्वार इधर हो गया, आपकी ये हानि हो गई। ऐसा नहीं, आप ये परीक्षण करके इन सामान्य छोटी छोटी विधियों से आप अपने घर का शुद्धिकरण कर सकते हैं। इसके बाद तो ये ऐसे तो हम उन भूमि को ग्रहण करेंगे। त्याज्य भूमि ये आप सभी जानते हैं कैसी कैसी, जैसे वसा, श्रिक, समगंधा, तेल, मिश्रवर्ण, विवर्ण, ये तिक्त लवण भूमि, ये सभी त्याज्य भूमि अर्थात जो हमारे मन को प्रसन्न न करती हो, हमारे स्वाद को प्रसन्न न करती हो, हमको उच्चाटन और एक विद्वेष की भावना, अनेक प्रकार के सत्कार्यों में प्रवृत्त न करती हो, ऐसे त्याज्य भूमि का वहाँ लक्षण बताया। उन त्याज्य भूमियों में भूगंध, भूवर्ण, भूस्वाद, ये भूस्पर्श भी है, किस प्रकार की त्याज्य भूमि है। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं जब हम भुवन निवेश से अब भवन निवेश में प्रवेश करेंगे, अर्थात तात्विकता को विस्तृत दृष्टिकोण से देखने के बाद, शरीर में स्थापित करने के बाद, तब भूमि पर हम प्रवेश करेंगे। और भवन निवेश के लिए शास्त्रकार ने यहाँ 3 प्रकार के, 81 पद वास्तु, शतपद वास्तु और चतुष्षष्टि पद वास्तु। आप सभी जानते हैं ये पद वास्तु क्या है। ये पद जो है ये ऊर्जा के केंद्र हैं। इन देवताओं के नाम अलग अलग ऊर्जाओं के लिए है और किस कार्य के लिए, जैसे राजगृह के लिए, गृहस्थ के लिए, नगर के लिए, ग्राम के लिए अलग अलग पदवास्तुओं का उल्लेख किया गया है। अर्थात यदि आश्रम बनाना है तो उसमें गृह वास्तु नहीं लगा सकते, गृह बनाना है तो उसमें आश्रम की व्यवस्था नहीं ला सकते, संन्यास आश्रम इत्यादि की जो मठादी हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ सृष्टि का क्रम चलाना है। तो ऐसे कुछ पदवास्तु के उल्लेख किए गए हैं। मुझे लगता है कि 6 बजे तक का समय हमें संचालक महोदय ने दिया, लेकिन संचालक जब तक उपस्थित नहीं होते हैं तब तक हम आपके साथ
क्योंकि हम आपके साथ चर्चा करने के लिए आए हैं, कुछ मुद्दों को उठाने के लिए आए हैं। मैं जैसे ही कि हमारे सामने भी ज्योतिषी बैठे हैं, मैं भी ज्योतिषी हूँ, तो घड़ी देख लिया 6 बज गए, पीछे देखा, नियंत्रण करने वाला भी नहीं है। लेकिन कुलगुरु आगे, ओहो, ये इंद्र और उपेंद्र को जल्दी भगाया नहीं जा सकता। ठीक है जी, व्रतवास्तु लेकिन कुछ भी हो, मैं भी कृष्ण हूँ। आइए, व्रतवास्तु, क्योंकि मेरा काम ड्रोन की तरह देखना ही है, बाकी कुछ करना नहीं। तो ये व्रतवास्तु इसलिए विशेष मैं कहता हूँ, अधिकांश गृह हम अभी आप देखिए, बहुत बार हम सोचते हैं कि हमारा जो कई निर्माण हुए हैं प्राचीन काल के, जो वृत्तीय हैं, उनका केंद्र और उनके पदवास्तु का निर्माण कैसे हुआ होगा। तो एक प्रयास किया है, यहाँ वृत्तवास्तु, त्रिकोण वास्तु और वर्गाकार या आयताकार, ऐसे अनेक वास्तुओं का वर्णन है। यहाँ केवल हमने प्रासाद, महल और राजभवन के लिए ये विशेष रूप से उपयुक्त वृत्तवास्तु है। और इसके साथ साथ जब प्रासाद में अलग अलग अन्य विषय हैं, पीठ है, उपपीठ है, सभा मंडप है, उनका जब उल्लेख करेंगे तब इसका विस्तार से हम चर्चा कर सकते हैं। वास्तव में जो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये सब बातें कर रहे हैं ना, इसका एक ही भाग अलग अलग दृष्टिकोणों से पर्याप्त है कई दिनों तक कार्य करने के लिए और उससे कुछ निष्कासित करने के लिए। आइए, इसके बाद हम चर्चा करेंगे वास्तु से। केवल ये सूत्र दे रहा हूँ, और सूत्र इसलिए दे रहा हूँ कि आपको जो पसंद आए उसमें से एक विषय उठा लीजिए। मैंने जीवन में यही किया है, कोई एक विषय लिया और उस पर हमने कार्य स्वयं किया, अपने छात्रों के द्वारा करा। बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा जानने के चक्कर में हम कोई एक परिणामदायी कार्य नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे अब वास्तु पुरुष में भी आप देख सकते हैं, उनका सिर है जो अग्निकोण में है, नेत्र है द्वितीय वरुण के भाग में है, कान है, जयंत है। अब ये हम पढ़ते पढ़ाते चले आ रहे हैं, इन भागों में है। आखिर ये है क्यों, उस भाग का कार्य क्या है वास्तव में? क्या वास्तु पुरुष सुनता है क्या, नेत्र से देखता है क्या? निश्चित रूप से कई चीजें जब आपको कल्पना करनी है, उड़ान भरनी है, दृष्टिपात करनी है, तो नेत्र भाग का प्रयोग आता है। ऐसे मुख वायु, अभी कोई कह रहा था कि ब्रह्म जो क्रमशः उनका जो हृदय भाग है ब्रह्मा, तो जैसे पूरे सृष्टि का, हमारे शरीर सृष्टि का नाभि केंद्र है, वैसे ही पूरे गृह की भी एक जो नाभि है जिसको परब्रह्म और ब्रह्म स्थान कहते हैं, जो 81 पदवास्तु में 9 भागों में आता है। अब 9 भाग में ही क्यों आया, वो 3 भाग में क्यों नहीं है, वो 1 भाग में क्यों नहीं है, इसका भी एक तुलनात्मक सृष्टि और शरीर इन दोनों की दृष्टि से समन्वय करके इसको तंत्र के एक ग्रंथ में मैंने देखा, एक आचार्य ने मराठी में लिखा था, उन्होंने बहुत सुंदर इन तीनों का योग बताया कि उनको 9 पद ही क्यों दिया, और 9 पद होने के कारण वो हमारे शरीर को किस प्रकार से आरोग्य प्रदान करते हैं। 1 पद कर देने पर आज भी है 80% रोग हमारे नाभि कमल के आसपास ही उत्पन्न होते हैं। और अधिकांश गृह के यदि ब्रह्मस्थान दूषित है तो रोग को आने से कोई नहीं रोक सकता, ऐसा नहीं कह सकता। एक प्रकार ये है, दूसरा प्रकार अन्य भी हो सकता है, परंतु एक मुख्य प्रकार, चूँकि हम वहाँ वास करते हैं, शयन करते हैं, भोजन करते हैं, हमारी क्रियाओं का वह मुख्य केंद्र होता है। ऐसे अनेक प्रकार के वक्षस्थल, भुजा, स्तन, ऐसे जो भाग हैं उस वास्तु पुरुष की चर्चा है। वास्तु पुरुष एक है, लक्ष्य के अनुसार उनके विविध जो पद हैं उनकी कल्पना की गई है। कल्पना ही नहीं की गई है, ये कहना थोड़ा उनके साथ अन्याय है। ये कल्पना ने एक प्रयोग किया गया है, जिस लक्ष्य के साथ जिस भाग का प्रयोग किया गया वह उसका परिणामदायी होता है। यह अभी हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, हम सभी के ऊपर, हम इसको प्रायोगिक रूप से सिद्ध करें और उनके गुण दोषों का विचार करें। पुनः वास्तु शरीर नेक्स्ट करिए, चूँकि अब आप भी ध्यान दीजिए, संचालक इधर दिखेंगे, मैं पीछे नहीं देखूंगा, जल्दी ही खत्म करेंगे। वास्तु शरीर में हम 16 भाग करते हैं, सिराएं हैं, वंश है, अनुबंश है, संधि है, मर्मस्थान है। यह वास्तव में जिस प्रकार से हमारे शरीर की व्यवस्थाएं हैं, उन सारे शरीर की व्यवस्थाओं को मर्मादि स्थान से इन्होंने वास्तु शरीर में बताया। इसी तरह नेक्स्ट, अब ये सारे लोग जानते हैं, केवल बिंदुओं को हमें उल्लेखित कर देना है। 81 पदवास्तु में वास्तु सिर
ईशान्य कोण में, चतुष्षष्ठी पद में वह महेंद्र पद में हो जाता पूर्वादि दिशा में, और वह ब्रह्मा मध्य पद में सहस्र मुख वाला ब्रह्मा कहा। सहस्र मुख वाला होने का अभिप्राय क्या है, अर्थात सहस्र पदवास्तु तक भी इसकी कल्पना, एक पदवास्तु से लेकर सहस्त्र पदवास्तु, ये जो 3 पदवास्तु है चतुष्षष्ठी, एकाशीति और शतपदवास्तु, ये ज़्यादा प्रयोग में है, इसलिए इनका उल्लेख बार बार आता है। हाँ जी, नेक्स्ट षड महांति, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इस पर भी आप प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें मर्म स्थानों को देखा जाता है। यह गृह में केवल गृह निर्माण ही नहीं है, आप गृह निर्माण के साथ शयन के कक्ष में, उसके काष्ठ के रूप में, उसके दिशाओं के रूप में, शयन करने की दिशाओं के रूप में हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ प्रसंगतः जो अंतःगृह विभाग है वो हमने यहाँ नहीं दिया है, परंतु एकाशीत पदवास्तु में जो षड महांति है इसका विशेष उल्लेख इसलिए आवश्यक है कि यह मुख्य प्रदेश 6 महत्वपूर्ण मर्म स्थान है। मुख्य प्रदेश, हृदय, नाभि, शिर और दोनों वक्षस्थल, ऐसे 6 प्रमुख स्थानों को वास्तु के निर्माण में, पदवास्तु में विशेष रूप से ब्रह्म स्थान के साथ साथ इनका महत्व देखा गया। नेक्स्ट, ये विस्तार आदि के प्रमाण है, हम इस पर कोई भाष्य नहीं करेंगे। इसके विस्तार के बारे में, नगर का विस्तार, गृह का विस्तार आप सभी जानते हैं, परंतु इतना जरूर कहूँगा कि वहाँ जो विस्तार में एक गणित बताई कि कितनी लंबाई हो, उसका कितना दशमांश, चौड़ाई के दशमांश वृद्धि वाला लंबाई हो, अष्टमांश हो, षष्ठांश हो, चतुर्थांश हो, ये कार्य भेद से, अर्थात तो वर्णादि भेद के जो क्रिया विशेष है, सात्विक राजसी तामसी, इन कार्य भी से उनकी लंबाई चौड़ाई का एक उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किया है। वास्तव में निर्धारित नहीं किया, आप कार्य के आधार पर उसे परिवर्तित कर सकते हैं। एक और विषय छोटा सा आता है भवन निवेश में, जो निम्नोन्नत, वास्तव में आज हम यंत्रों के माध्यम से भूमि को समतलीकरण कर देते हैं, लेकिन यह जो प्राकृतिक रूप से भूमि है उसके लिए कह रहे हैं कि यदि वह भूमि वाम और दक्षिण दिशा में नीची हो और तो बहुत दोष वाली। बहुत दोष का अर्थ क्या है, उसमें हम कहते हैं स्त्री पुत्र आदि हमारा लक्ष्य है, वह स्त्री पुत्र आदि अर्थात पुत्र पौत्र आदि का वंश का नाश करना, यह बहुदोष में आता है। दक्षिण में यदि नीची हो तो अल्प फल वाली, और आगे की ओर यदि ऊंची हो, पीछे की ओर नीची हो, समस्त सिद्धि देने वाली, आगे की नीची, और हमारा पीपीटी थोड़ा आगे जा रहा है। ऐसे अनेक विषय का भेद आचार्यों ने बताया है। गृह नाम में हम बड़े नाम लेते हैं, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से इन नामों के पीछे रहस्य छिपा हुआ है कि सभी भवनों को हम ऐसे अलग अलग नाम नहीं दे सकते। आवास, सदन, सद्म, निकेतन, इनका लक्ष्य क्या है, इसमें प्राप्ति क्या करनी है, उस तरह से जिस तरह से किसी जातक का नामकरण होता है, उसकी जीवन की वृत्ति को, प्रसिद्धि को, व्यवहार को चलाने के लिए, वैसे ही वास्तु के गृहों का नामकरण भी संस्कार किया जाता है। पुनः नेक्स्ट, ध्रुवादि गृह है, यह द्वार के भेद से ऊर्ध्व मुखादि, जैसे अफगान के पहाड़ियों में ध्रुव धान्य है, वह उपसंहार आदि के रूप में है, तो वह द्वार भेद है। समाप्त हो गया, हमने अफगान की तरफ अपनी यात्रा बढ़ा दी है। और ध्रुव धान्य, जयमनंदम, खरकांतम, मनोरमम, ऐसे 16 गृहों का उनके फलों के साथ यहाँ हम उल्लिखित कर दिए हैं, उसका उच्चारण मैं नहीं करता हूँ। बस 2-3 बातें आपके साथ जरूर कहूँगा। देखिए, अभी यह भवन निर्माण करना और गृहारंभ मास, नेक्स्ट दिखाइए, वो आवश्यक इसलिए कि ज्योतिष त्रिप्रश्न दिक्देश काल की व्यवस्था की बात करता है। नेक्स्ट, गृहारंभ मास, हाँ, ये क्या है, चांद्र से हम तिथि के आधार पर, सौर संक्रांति के वश से, नक्षत्र, सूर्य चंद्र की स्थिति और सावन स्थान संबद्ध, ये चारों का संकलन वास्तु के साथ, इन 4 कालों का समन्वय गृहारंभ के समय, गृह निर्माण यानी भवन, जैसे ब्रह्मा को एक कृतयुग लग गया पूरी सृष्टि को बनाने में, वैसे आपको इन काल के साथ समन्वय करके, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से समन्वय करके, शरीर चक्र और ग्रह स्थिति, जैसे शरीर चक्र इसलिए कह रहा हूँ कि आत्मादि विभाग शरीर में ग्रहादि और नक्षत्र आदि, इनका समन्वय करके और मासों का यदि हम समन्वय करते हैं तो जो फल आचार्यों ने बताए हैं, यह शोध जनित फल है, यह अवश्य ही प्राप्त होगा। नेक्स्ट, यह आय आप सभी जानते हैं, हम जैसा फल चाहते हैं वैसा आय निर्धारित कर गृहपिंड आदि का निर्माण करते हैं। आज सारे घर
मीटर, फीट इत्यादि में बनते हैं, परंतु तब जिसको रहना उसके हस्त प्रमाण से गृहपिंड का निर्माण होता था। उसमें यह ध्वज धूम्रादि विभिन्न प्रकार के आए हैं, जिसमें कुछ शुभ आए हैं जिसमें प्रसादपुर और भवन बनाए जाते हैं। बाकी आय यदि आते हैं तो उनके क्या फल होते हैं वह आचार्यों ने बताया है। ऐसे त्रिगुण, त्रिधातु, शरीर, भू और वृक्षादि इनका विस्तार से उल्लेख आचार्य ने अपनी भूमि की उर्वरा, त्रिगुण, सतरजतम और त्रिधातु, वात, पित्त, कफ, इन सब का समन्वय करते हुए सूत्रात्मक रूप में हमें बहुत से निर्णय प्रदान किए हैं। हमारी आवश्यकता आज की है कि हम इस वैज्ञानिक युग में, आज के तंत्रीय युग में इनका प्रयोग करते हुए अपने इस परम महनीय ज्ञान परंपरा को पुनः प्रतिष्ठापित कर सकें। यही हमारी आप सभी से एक अनुरोध भी है और एक सूत्र आपको देने का एक निवेदन भी है कि आप सभी, चाहे वो पर्यावरण की दृष्टि से देखते हो, अपने शास्त्र के अभिव्यक्ति की दृष्टि से देखते हो, परंतु सर्वोत्कृष्ट तो अंत में मानव जीवन ही है। उस मानव जीवन को लक्ष्य में करके हमारे आचार्यों ने बहुत से नए नए विषय हमारे सम्मुख रखे हैं। उसका प्रायोगिक केवल ये कहने मात्र से नहीं कि हमने ग्रंथ पाठ कर लिया, ग्रंथ याद हो गए, आचार्य ने कहा ये फल मिलना चाहिए। ये अंतिम जो हमने पुष्प लगाया है वो इसीलिए कि ये सब पढ़ने के बाद ऐसे ही कमल जल में कमलवत रहना है, अर्थात तो किसी प्रकार का दोष उस पंखुड़ी पर नहीं आ सकता। जल में जब कमल रहता है तो उस पर जल की जो बूंदें हैं वो आती जाती रहती हैं, लेकिन कभी कमल के पुष्प गीला नहीं होता। तो हम ये नहीं कह सकते। तो ऐसे लक्ष्मी प्रदान करने वाले, ऐसे धन धान्य प्रदान करने वाले और समृद्धि प्रदान करने वाले, भौतिक दृष्टि से उत्कृष्टता प्रदान करने वाले ऐसे शास्त्र और ऐसे महान मनीषी को इस धरा पर प्रणाम करते हुए अपने, आज आप सभी ने मुझे 2 शब्द कहने का अवसर दिया। हमारे वरिष्ठ आचार्य कुलपति श्री CG विजय कुमार जी ने हमें और उनके विभाग ने और ये महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ ने यह सुंदर अवसर कल्पित किया है। आप सभी को पता है कि आज चंद्रमा और शनि दोनों एक साथ हैं और शनि वास्तु का कारक है और श्रवण नक्षत्र है, तो बहुत ही अच्छे काल में यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। निश्चित रूप से संख्या महत्व नहीं रखता है, इस शास्त्र के मंथन से क्या निर्देश निकला। अगर एक भी छात्र इसमें से किसी एक विषय को लेकर के प्रायोगिक रूप से कार्य करता है तो आज की हमारी वार्ता, आज की यह कथा सार्थक होगी। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। अशेष धन्यवाद। अत्यंत सारगर्भित होने के साथ साथ व्यास परंपरा के परिपाटी में आपने जो मंत्र हैं अथा तो वास्तु जिज्ञासा, उसे बहुत बृहत्तम विस्तार देते हुए हम सभी के समक्ष प्रस्तुत किया है। इसके लिए हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और जैसे कि भोजन के उपरांत इच्छा न होते हुए भी हम मधुरान्न का भक्षण कर लेते हैं, इसी प्रकार अंतिम जो हमारे मध्य में नवागत अतिथि हैं डॉक्टर सुब्रतो गंगोपाध्याय जी से मैं अनुरोध करूंगा कि मधुरवत आपके वचनों से हमें आप्लावित करें और इसके साथ ही ये सभा पूर्णता को प्राप्त होगी। आदरणीय डॉक्टर गंगोपाध्याय जी। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं एक हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ और मेरा ध्यान हृदय पे ही केंद्रित रहता है। यह इसलिए क्योंकि हृदय ही आत्मचेतना का केंद्र है और आत्मचेतना ही भारत चेतना का मूल है। और इसी भारत चेतना को कैसे विश्व के साथ हम जोड़ सकें, उसको विश्व चेतना का मूल कैसे बनाएं, इसी सोच के साथ हमारी जो संस्था है भारतीय इतिहास बोध एवं अनुसंधान, उसका जन्म हुआ था। इसी संस्था के कार्यक्रमों से हम जुड़े रहते हैं भारत से सर्वदा। और अभी इंद्रप्रस्थ में 3 दिन की संगोष्ठी के बाद कुरुक्षेत्र जाने का अवसर मिला। वहाँ पर ज्योतिषार
स्थानेश्वर, संगमेश्वर, भद्रकाली, ब्रह्मकुंड, पेहोवा आदि पवित्र स्थानों के दर्शन के बाद प्राचीन उज्जैनी में अनंत महाकाल को प्रणाम करने का सौभाग्य आज हम सबको मिला और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आपके सामने सम्मुख हूँ और हमारे ऋषिकुल के जो प्रतिनिधि, हमारे आचार्य हमारे सामने हैं, मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ और उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे आपने यहाँ आमंत्रित किया और मुझे बोलने का अवसर दिया। आज विश्व तृतीय विश्व युद्ध में पदार्पण कर चुका है और अगले 10-15 सालों में फिर बहुत सारे बदलाव आएंगे, लेकिन ऐसा मानना है हमारा कि जब तक भारत विश्व का नेतृत्व नहीं करेगा तब तक ये युद्ध और ये बदलाव 80-100 सालों में होते रहेंगे। इसीलिए आज ये समय है कि हम सब भारतवासियों को, 140 भारतवासी जो भारत में रहते हैं और 3.5 करोड़ भारतवासी, भारत के पुत्र पुत्री जो विदेशों में रहते हैं, हम सबको मिलकर भारत की ज्ञान परंपरा, भारत की आध्यात्मिक परंपरा, भारत के ऋषिकुल की परंपरा को अपना मूल बनाकर विश्व को एक नई चेतना देने का काम हमको करना चाहिए और प्राचीन उज्जैनी का इसमें एक नेतृत्व रहना चाहिए। विनम्रता का अर्थ यह नहीं है कि हम विश्व को दिशा नहीं दे सकते हैं। तो आप सब जिस कार्य में रत रहते हैं, हमारी संस्था को अगर भारत से जुड़ी किसी भी उसकी ज्ञान परंपरा, उसकी आध्यात्मिक परंपरा, उसकी शिक्षा परंपरा से जुड़े कोई भी काम अगर हमारी संस्था में थोड़ा सा भी शुद्र योगदान कर सके तो मैं इसको भारत माता का आशीर्वाद मानूंगा। और यह भी मैं मानता हूँ कि भारत की राजनीति, भारत का शासन, भारत की शिक्षा व्यवस्था भारत की मूल परंपराओं से पे केंद्रित रहनी चाहिए और इस दिशा में भी अगर कोई कार्य हो जिसमें हम अपना छोटा सा योगदान कर सकें तो इसे भी हम अपना सौभाग्य समझेंगे। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। ये आकस्मिक हुआ, लेकिन मुझे बहुत प्रसन्नता हुई आप सबके मध्य रहने का अवसर मिलने पर और आप सबको प्रणाम करते हुए मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। पुनः सादर धन्यवाद आदरणीय। और हम सभी कल्याण मंत्र का वाचन करेंगे। हाँ, और इसके बाद कुछ सूचनाएं हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आज के सत्राध्यक्ष महोदय की अनुज्ञा से सत्र संपूर्ति की घोषणा है और कल पुनः प्रातःकाल 10 बजे सत्र आरंभ होगा। आप सभी पुनः प्रातःकाल 10 बजे यहाँ सादर आमंत्रित हैं। अभी सभी के जलपान के लिए चाय की व्यवस्था है, सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। बजे तक का सदर 6 बजे सम्मान की छुट्टी
अरे